हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टडी विद गीता मैम के चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ 16 दिसंबर 2021 में जो बाल विकास के सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। दूसरा है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। दूसरा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। तीसरा है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। दोस्तों ये विकास की प्रक्रिया जो है जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम, तापमान, समाज, सांस्कृतिक आदि का प्रभाव बालक में पड़ता है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, ये गलत है। यह केवल वाला वर्ड तो पहले ही निगेटिव टैग वर्ड होता है, केवल वाला आंसर तो होगा ही नहीं। आनुवंशिकता से ये भी गलत है। विकास केवल वातावरणीय गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। दूसरा ऑप्शन है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तीसरा है 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। चौथा है दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। दोस्तों ये बच्चा को मतलब कौन सा हम क्वेश्चन पूछेंगे जो चिंतन को बढ़ावा देगा, वो मतलब सोचने को मजबूर हो जाएगा। कुछ शब्द जैसे कि आपको कहेगा 10 राज्य का नाम बताओ, तुरंत बता देगा बच्चा। 2 से 10 तक पहाड़ा लिखो, ये भी लिख लेगा। कविता याद करके सुना लेगा। लेकिन पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब बच्चा ये पता करेगा तो उसमें चिंतन की वृद्धि होगी, क्योंकि इस बात का पता लगाने के लिए साथ साथ बच्चों में यह भी जान मतलब पाएगा कि वो तटीय इलाका के लोग, उसका जलवायु कैसा है, वहाँ के बच्चों में पोषण का स्तर क्या है, मतलब क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, वो सोचना पड़ेगा उसको। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। पहला ऑप्शन विकास की निरंतरता। दूसरा विकास की अनिरंतरता। तीसरा विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। चौथा विकास की प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास की अनियंत्रितता। विकास की चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर स्पष्ट रूप से जोर देती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है पारिवारिक समाजीकरण। दूसरा समकक्षी संबंधों। दूसरा सांस्कृतिक मूल्य। चौथा है बच्चों का आत्मसम्मान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन देखिए, मतलब कि ये यहाँ बोल रहा है बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। पारिवारिक से भी होता है, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान, यानी कि 1 2 3 4 सब हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। एक, 2, 3, 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये अधिगम क्या होती है, ये अधिगम को प्रभावित वाला बताया है। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। पहला ऑप्शन प्रतिलोमिक चिंतन। दूसरा प्रतीकात्मक खेल। तीसरा अनुक्रमिक वर्गीकरण। 5वां है संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है।
प्रतीकात्मक खेल। जीन पियाजे के अनुसार अब पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की मानी जाती है। 2 से 4 वर्ष के बालक जो है उस संकेत और चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है और उनका प्रयोग भी करने लगता है। बालक आवाज़ सुनकर उसकी प्रतिमा अपने मस्तिष्क में क्या होता है बनाने, उसकी इमेज को बनाने लगता है। इस अवस्था में बच्चे निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है। तो इसका प्रतीकात्मक यानी प्रतीक मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। तो वो किसी भी चीज़ का प्रतीक, उसके चिन्ह, उसके सिंबल को अपने दिमाग में बनाने लगता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो पहला ऑप्शन है संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हुए थे 5 नंबर क्वेश्चन में था। एक छोटी बालिका जो है प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरण में बालिका क्या कर रही है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर को अंकित करता है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा ऑप्शन है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास एक क्रमिक की प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, यह अभिलक्षण सम्मिलित होता है। ये लॉरेंस कोहल वर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत की और विस्तृत प्रदान किया है। कोहल वर्ग जो है उन नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। वो पहला होता है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत, जो आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अध्यापन और मूल्यांकन, दूसरा केवल अध्यापन, तीसरा केवल मूल्यांकन, चौथा प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है अध्यापन और मूल्यांकन। दोस्तों मतलब केवल वाला वर्ड बता चुके थे जो कि नहीं होता है आंसर, 2 तो गलत ही होगा और प्रभावी बौद्धिकता की पहचान भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट संप्रदाय को बढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लोग वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाढ़। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका पाढ़ रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। पाढ़ क्या होती है दोस्तों? और यहाँ पे वाइगोत्स्की होगा, वाइगोत्स्की। पाढ़ बच्चे की क्षमता को बढ़ाने के लिए बच्चों को संकेत देना होता है और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करने को पाढ़ कहते हैं। पाढ़ को स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। यह जो है एक शिक्षण की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि सिखाने की, पढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले मतलब निर्देश की मात्रा और स्वरूप को विकास के स्तर को अनुरूप होता है, यानी कि नए कौशल को सिखाना। तो ये सिखाने की एक विधि है पाढ़। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? पहला ऑप्शन है निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता, दूसरा भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, तीसरा है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, चौथा उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा है उपयुक्त सभी।
11 नंबर क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि पहला ऑप्शन है यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, दूसरा यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, तीसरा यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, चौथा है बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, डी। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थित समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि पहला ऑप्शन यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, दूसरा यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तीसरा ऑप्शन यह तारक विद्यार्थियों बनाने में मददगार है और चौथा ऑप्शन है यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ने में मददगार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है गार्डनर है, उन्होंने 1983 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय के उच्चारण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वाचन का अधिविस्तारण, दूसरा तार प्रेषित वाचन, तीसरा नववाद, चौथा बकवाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, तार प्रेषित वाचन। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को तार प्रेषित वाचन कहा जाता है। तार प्रेषित वाचन का प्रयोग जो है 1.5 से 2.5 यानी 1.5 से 2.5 साल तक के बच्चों में अधिक होता है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे तार भेजन जैसे यानी कि शब्द अर्थात 1 से 2 शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, जैसे सो जा, मम्मी आओ, मम्मी जा, मम्मी आओ, मम्मी सो, यानी कि आजा, सो जा, ऐसा मतलब आवाज़ करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन लैंगिक विभेदीकरण, दूसरा लैंगिक रूढ़िवाद, तीसरा 2 लोगों के बीच आनुवांशिक भेद, तीसरा लैंगिक स्थिरता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, लैंगिक रूढ़िवाद। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। लास्ट और 15 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? पहला ऑप्शन अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, दूसरा स्व मूल्यांकन एवं समकक्ष मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय और चौथा ऑप्शन विद्यार्थी के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। एक प्रगतिशील कक्षा में केवल मानक निर्देशित मूल्य पर आश्रय विधि का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि प्रगतिशील कक्षा में जो है अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल होता है, स्व मूल्यांकन समकक्ष मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। ये नहीं वाला होता है, ये वाला आंसर नहीं होता है, यानी नहीं वाला है तो इसलिए केवल निगेटिव वाला होगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।